लास्ट टाइम मोल कंसेप्ट देखा था। आई होप आप लोगों ने मोल कंसेप्ट के जो भी आपके पास क्वेश्चन हो गए, जो आप मॉडल सॉल्व कर रहे हो उससे क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। तो मोल कंसेप्ट वैसे तो बेसिक चैप्टर है, बट उससे क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। गुड आफ्टरनून नितिन। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग, सबका फेवरेट चैप्टर होगा शायद, मे भी आज है कि नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग सबका फेवरेट चैप्टर है सब लोगों को। अथर्व कैसे नहीं है, सब लोगों को पसंद है यार। हाइब्रिडाइजेशन पसंद आता है सबको। देन VSEPR थ्योरी पसंद आती है। मैंने जितने लोगों को देखा, MOT पसंद आता है, बोलते बड़ा अच्छा लगता है। और आप लोग बोल रहे हो नहीं पसंद है, अलग बात हो गई ये। तो ठीक है, क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। अच्छा, शॉर्टकट से किया तो पसंद है। हाँ, बहुत सारे शॉर्टकट्स है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक शॉर्टकट है, बॉन्ड ऑर्डर का शॉर्टकट है, बॉन्ड लेंथ का शॉर्टकट है आपके पास। तो शॉर्टकट चीजें आप लोग पढ़े होंगे, बट हम रिवाइज करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग वे से रिवाइज करेंगे, शॉर्टकट से रिवाइज नहीं करेंगे। लास्ट में मैं आपको शॉर्टकट दूंगी, पहले हम लॉन्ग वे से रिवाइज करेंगे, फिर मैं शॉर्टकट लास्ट में देने वाली हूँ। तो अभी तो ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग, उसी को बोलते हो नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग को ही नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड भी कहा जाता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? आप लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज मीन बाय केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले ना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो तो भाई केमिकल बॉन्ड क्या होता है, उसमें टाइप्स कौन कौन से हो गए। केमिकल बॉन्डिंग के मेनली आप 3 टाइप्स पढ़ते हो, होते बहुत सारे बट 3 पढ़ते हो। कौन से? आयोनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट। आयोनिक को ही इलेक्ट्रोवैलेंट कहते हैं, कोऑर्डिनेट को डेटिव बॉन्ड कहते हैं, ये आप शायद आपको पता है। तो इन 3 बॉन्डिंग के बारे में और मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में भी ज्यादा नहीं पढ़ते हो, बट थोड़ा सा पता है। उसके बाद लैटिस एनर्जी क्या होती है, अभी तो हम सॉलिड स्टेट पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें लैटिस पता है, लैटिस एनर्जी पता है। लैटिस एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। देन उसके बाद आप लोग पढ़ते हो यहाँ पे ऑक्टेट रूल क्या होता है, उसकी लिमिटेशन क्या है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन पे आते हैं। ऑक्टेट रूल कोई नहीं पूछता, लिमिटेशन कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वायलेटेड ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वायलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपाउंड है जो ऑक्टेट रूल को वायलेटेड करते हैं। उसके बाद आप उसमें पढ़ते हो VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फ्लूइड स्ट्रक्चर भी पढ़ते हो अलग अलग, वो तो इजी है आपके लिए। उसके बाद आप पढ़ते हो VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT में आप लोग जानते हो कि VBT के पोस्टुलेट्स क्या रहेंगे। उसमें VBT में आप, VBT क्यों फेल हो गया वो भी आपको पता होना चाहिए, कि ऐसी क्या जरूरत हो गई कि VBT फेल होगा, हाइब्रिडाइजेशन को आना पड़ा। रिएक्शन में आप जब देखते हो कि VBT पढ़ने के बाद हाइब्रिडाइजेशन के पास आते हो, तो ऐसी क्या लिमिटेशन होगी, ऐसी क्या कमी रह गई VBT में कि हाइब्रिडाइजेशन को आना पड़ा। उसके बाद आप लोग पढ़ते हो VSEPR थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन, अलग अलग चीजों के हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग कोई एक रूल देख लो, अलग अलग रूल है उसके लिए। उसके बाद आप लोग VSPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अरे भाई लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री शेप चेंज हो जाता है, क्यों शेप चेंज होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो था MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल के बारे में, ठीक है। पैरामैग्नेटिक है भाई या डायमैग्नेटिक है, अलग अलग कंपाउंड दिए जाएंगे। उसमें भी आपको शॉर्टकट यूज करोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो 11 का टॉपिक्स है, अभी आपको तो ज्यादा लिखना नहीं है, बट छोटी छोटी चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। स्टार्ट करेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग। अगर आपके पास नोट्स है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नोट्स नहीं है तो आप लिख लोगे तो आपके लिए ही अच्छा है। तो व्हाट इज मीन बाय केमिकल बॉन्ड?
केमिकल बॉन्ड होता क्या है? अगर मैं केमिकल बॉन्ड की बात करूं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, अगर सिंपल किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज मीन बाय केमिकल बॉन्ड, पढ़ तो रहे हो, चैप्टर के अंदर का सब कुछ पता है, बट व्हाट इज बाय केमिकल बॉन्ड? तो केमिकल बॉन्ड होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द एटम टुगेदर। दो एटम है, तो एटम के बीच में एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दोनों को बाइंड करके रखा हुआ है। The force of attraction which hold the atom together in a molecule is called as a chemical bond. Suppose यहां पे मैंने NaCl लिया हुआ है, एक NaCl मॉलिक्यूल्स है, उसमें सोडियम है, क्लोरीन है, और ये दो एटम के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल बॉन्ड, उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अगर मैं यहाँ पे KCl का एग्जांपल ले लूं, उसके बाद में यहाँ पे ले लूं H2SO4, तो हाइड्रोजन और सल्फेट के बीच में कोई बॉन्ड होगा जो बाइंड करके रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पे आप लोग जानते हो उसके बाद कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या क्या है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, अभी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में जो पहली बॉन्डिंग है दैट इज आयोनिक बॉन्ड, इसको फर्स्ट बॉन्डिंग है आयोनिक बॉन्डिंग। तो आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। क्यों, ये भी तो पता होना चाहिए। अभी व्हाट इज मीन बाय आयोनिक बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड होता क्या? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड due to complete transfer of, due to complete transfer of electron, due to complete transfer of electron is called ionic bond। एक कोई भी एटम है यहाँ पे, एक कोई भी मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूं, एटम नहीं, कोई भी एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं यहाँ पे, एक मैंने ले लिया ए और बी मॉलिक्यूल, ए बी मॉलिक्यूल ले लिया। ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है। अगर ए इलेक्ट्रॉन बी को दे रहा, एट द सेम टाइम बी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। ए पे इलेक्ट्रॉन दे रहा, इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, बी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उस पर निगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया। अभी आपको पता है एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एंड जो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। पॉजिटिव चार्ज जिसपे होता है उसको कटायन कहते हैं, जिसपे निगेटिव चार्ज होता है उसको अनायन कहते हैं। अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं एग्जांपल ले रही हूं यहाँ पे NaCl का, सोडियम क्लोराइड, आपको पता है कि सोडियम है एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होगा। तो सोडियम को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, इस पे Na+ और यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। अभी आप सबको पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे Cl क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लॉस है उसने गेन कर लिया, और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, Cl- फॉर्म हो गया, यहाँ पे Cl- फॉर्म हो गया। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं 2 कर देती हूँ, यहाँ पे मैं Cl2 कर देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 2 हो जाएगा तो ये भी 2 आ जाएगा। अभी यहाँ पे जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन। मतलब यहां से एक बात आप नोट कर रहे हो कि जब भी आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है। जब भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, जब भी आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है रिएक्शन में, तो वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दिस कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। वेरी गुड साइड, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, which type of reaction occurs in formation of ionic bond?
which type of reaction occurs in formation of ionic bond? तो which type of reaction? Redox types of reaction. कौन सी reaction हो रही है? Redox reaction occurs for formation of ionic bond या for formation of electrovalent bond. ये क्वेश्चन पता है, मतलब सबको पता रहता है, बट सडनली याद नहीं आता. So which type of reaction? Redox reaction occurs during the formation of ionic bond. ये हमेशा सबको याद रखना है. क्लियर हुआ आयोनिक बॉन्ड? शायद आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये चीजें पता है आप लोगों को, तो जस्ट रिवाइज कर रहे हैं. अगर निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो लिखते जाओ, थोड़ा सा लिखोगे तो आप लोगों की ही प्रैक्टिस हो जाएगी. चलो रफ कर रही हूं मैं. अभी जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया, उसके लिए क्या कंडीशन है? क्या वो आ जाएगा, कोई मेटल कोई नॉन मेटल आ जाएगा, दोनों अपनी बॉन्डिंग कर लेंगे, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, कुछ कंडीशन होती है. आयोनिक बॉन्ड बोलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलो, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होगी. तो व्हाट आर द कंडीशन टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड? ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो आयोनिक बॉन्ड को फॉर्म करती है? तो नेक्स्ट है कंडीशन टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड. कंडीशन टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड. कंडीशन टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड. तो पहली कंडीशन रहेगी यहां पे, फर्स्ट कंडीशन है कि वन एलिमेंट शुड बी मेटालिक. कैसे मैं जानूं कि एक एलिमेंट मेटालिक है? कैसे मुझे पता चलेगा कि वो मेटालिक है? मैंने लिख तो लिया है कि वन एलिमेंट शुड बी मेटालिक. कैसे पता चला कि मेटल है? डोनेट आयन, तो मुझे कहाँ पता चल रहा है कि वो आयन डोनेट कर रहा है कि क्या कर रहा है? किस पे आप डिसाइड करोगे कि वो आयन डोनेट करेगा? मैंने कहा वन एलिमेंट शुड बी मेटालिक. तो कैसे मुझे पता चले कि ये भाई ये मेटल ही है, ये मेटल है? ओके, एटॉमिक रेडियस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. और कोई? वेरी गुड आलोक, दैट्स द परफेक्ट आंसर. और कोई? अरे सही है, एटॉमिक रेडियस बोलो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये तो बाकी की प्रॉपर्टीज होगी ना मेटल की. बट अगर मैंने कोई एक एलिमेंट दिया है तो आप तो बोलोगे ये एलिमेंट है, और मैं बोलूंगी बताओ इस एलिमेंट ये मेटल है या नॉन मेटल है. तो एलिमेंट का अगर नाम बता दिया तो आप बोलोगे हाँ एटॉमिक नंबर ये है. एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल सकते हो. अगर वन एलिमेंट शुड बी मेटालिक का मतलब है कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 1 2 3 होना चाहिए. जो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे दैट इज अ मेटल. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3 रहेंगे तो दैट्स द मेटल, उसको हम मेटल कहेंगे. तो वन एलिमेंट शुड बी मेटालिक एंड अनदर एलिमेंट या अदर एलिमेंट शुड बी नॉन मेटालिक. अभी मैं नॉन मेटालिक पूछूंगी तो सबको ही आ जाएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं. इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4 5 6 7 8, जो भी रहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए. तो वन एलिमेंट हमेशा मेटल होना चाहिए, अदर एलिमेंट हमेशा नॉन मेटल होना चाहिए. तो दैट इज दे ऑलवेज फॉर्म आयोनिक बॉन्ड. वो हमेशा आयोनिक बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं. सेकेंड, जो मेटालिक एलिमेंट होते हैं, तो मेटालिक एलिमेंट शुड हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी. Ionization enthalpy. What is meant by ionization enthalpy? Amount of energy required to remove most loosely bound electron. Amount of energy required नहीं, साइल कभी नहीं. Amount of energy required to remove most loosely bound electron from an isolated gaseous atom. तो जो मेटालिक एलिमेंट है भाई, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3 है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा. तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा कम होगी.
तो metallic element should have low ionization enthalpy and electron affinity of, ये सब टर्म्स आप पीरियोडिक टेबल में पढ़े हो, and electron affinity of non-metallic element should be high. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की टेंडेंसी। यहाँ पे आप देखो सोडियम का एग्जांपल लिया है। सोडियम क्या कर रहा है? Na+ बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसके लिए जो एनर्जी काम में आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। Cl क्या कर रहा है? यहाँ पे एक Cl यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है और Cl- में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी काम में आ रही है दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की टेंडेंसी। तो हमेशा मेटालिक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। वो इजीली कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। कंडीशन पूछी नहीं जाती कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयोनिक कंपाउंड या विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलो रफ कर दो। बहुत सारी चीजें आपको पता होगी। आई नो थोड़ा सा आपको बोर होगा अभी ये, क्योंकि ये पता है आप लोगों को, तो थोड़ा रफ कर देती हूँ। अभी कंडीशन तो हमने देख ली, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसकी कंडीशन क्या है देख ली अच्छे से। अभी हमें बात करना कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड भी आप बोल सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड, पहला जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं। कैसे होंगे? क्रिस्टलाइन होते हैं। अभी क्या आपको क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस बताने की जरूरत है? भाई आप सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हो, तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस कब का चला गया? क्या होता है क्रिस्टलाइन? प्रॉपर या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। Regular arrangement of constituent particles is called as crystalline. Random arrangement of constituent particles is called as amorphous. Good अथर्व। तो यहाँ पे ये कैसा होता है? क्रिस्टलाइन होता है। अगर ये क्रिस्टलाइन है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। हमें पता है कि जो क्रिस्टलाइन होता है जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, हाई होगा। ठीक है, क्योंकि उसको क्रिस्टल को ब्रेक करना है। उसके बाद अगर मैं बोलूं यहाँ पे जो क्रिस्टल आयोनिक कंपाउंड होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ या बैड कंडक्टर भी लिख सकते हो, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इन सॉलिड स्टेट। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या रीजन है कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट? वेरी गुड साहिल, और बाकी लोग भी, अभिषेक, अभय, आदेश, आप लोग भी, आकांक्षा, आंसर करते जाओ। देखो आप लोग आंसर करोगे ना बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा, लेकिन आप सिर्फ देखोगे ना नींद आएगी आप लोगों को। तो जो भी है देखो, बाकी साहिल, अथर्व आंसर कर रहा है, तो इस तरह से आंसर करो यार, तो एक इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को। तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इन सॉलिड स्टेट, क्यों? क्या रीजन बताया इन्होंने? बिकॉज इट हैज नो फ्री आयंस टू मूव। अभी हमने देखा जो सॉलिड स्टेट होता है वो क्रिस्टलाइन है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, और इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर शो नहीं करेंगे। बट good conductor of electricity, of heat and electricity, फिर से लिख रही हूं यहाँ पे, good conductor heat and electricity in किसमें रहेगा? in liquid state या aqueous state बोलो, molten state, वेरी गुड। या तो आप मोल्टन बोलो या तो aqueous state में बोलो। aqueous मतलब by using water एंड मोल्टन मतलब बाय यूजिंग हीट। गुड आलो। तो यहाँ पे आप लोग जानते हो कि NaCl अगर ये सॉलिड स्टेट में है बेटा तो ये तो कंडक्टेंस नहीं करेगा,
लेकिन अगर आपने इसको हीट कर दिया या तो आपने इसमें वाटर डाल दिया तो ये किसमें डिसोसिएट होगा, Na+ और Cl- में, और उसकी वजह से ये क्या करेगा, कंडक्टेंस शो करेगा, बिकॉज आयंस फ्री हो गए। जहां पे फ्री आयंस है वहां पे कंडक्टेंस होगा। उसके बाद फोर्थ और एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो आयोनिक बॉन्ड है इज नॉन रिजिड। जब आयोनिक बॉन्ड इज नॉन रिजिड, ये याद रखना, नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। कैसा रहेगा, नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आयोनिक कंपाउंड की या आयोनिक बॉन्ड की कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन नहीं होती है, ये नॉन रिजिड होता है। मतलब क्या है यहाँ पे, जो Q1 और Q2 चार्ज रहेगा वो एक दूसरे से बिल्कुल मैक्सिमम क्लोजली डिस्टेंस पे होता है। Q1 और Q2 चार्ज जो होता है वो मैक्सिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन रिजिड। और कैसा रहेगा, नॉन डायरेक्शनल है। तो ये आयोनिक बॉन्ड नॉन रिजिड है, नॉन डायरेक्शनल है, एंड दैट इज व्हाई, एंड दैट्स व्हाई ionic compound does not show any type of isomerism. What is meant by isomerism आप लोग जानते हो, एंड ज्योमेट्री। आइसोमेरिज्म होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो आयोनिक कंपाउंड कभी भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। कभी देखा NaCl का आइसोमेरिज्म देखा, आइसोमर देखा, कभी नहीं। क्या NaCl की ज्योमेट्री आप लोगों ने देखी, नहीं, because they are non-rigid and non-directional in nature. That's why ionic compound does not show any types of isomerism, any type of geometry. तो ये इसका रीजन रहेगा, और ये पॉइंट सबसे याद रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो आयोनिक कंपाउंड पढ़ लिया, उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए, एंड उसकी कंडीशन भी हमने देख ली है। नेक्स्ट सेकंड डालते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, कि कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी। चलो रफ कर रही मैं। नेक्स्ट है सेकंड, कोवैलेंट बॉन्ड। The chemical bond formed due to mutual sharing of electron, between two atoms in a molecule. तो chemical bond formed due to mutual sharing of electron between two atoms in a molecule is called as a covalent bond. देखो, अगर मैं डायरेक्टली एग्जांपल पे चलती हूँ, H है और यहाँ पे Cl है, तो आप लोग जानते हो कि Cl में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने हैं, 7 है। आप इसको स्ट्रक्चर को जानते हो, लोएस्ट स्ट्रक्चर है ये। और जो हाइड्रोजन है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन एंड हेलियम को हमेशा अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, एंड हाइड्रोजन एंड हेलियम छोड़ के अदर एलिमेंट्स को हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना है एंड क्लोरीन को उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो ये क्या करेंगे, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। ये क्या करेंगे, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, और इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। इसको आप बोलते हो कोवैलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, वो अलग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइड, ये कोवैलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अलग तरीके से समझाऊंगे, किसके बीच में होता है वो अलग, लास्ट में पढ़ाएंगे उसको। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर मैं कंडीशन की बात करूं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डिंग एटम, यहाँ पे एक बॉन्डिंग एटम हाइड्रोजन है, अदर बॉन्डिंग एटम क्लोरीन है,
The electronegativity difference between two bonding atom either should be zero, एक तो जीरो चाहिए या वेरी स्मॉल। देखो एग्जांपल यहाँ पे, अगर मैं एग्जांपल लिखूं यहाँ पे Cl2, Cl2 के बीच में कौन सा बॉन्डिंग फॉर्म होती है? कोवैलेंट बॉन्डिंग। इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है दो एटम की, तो जीरो हो गया। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है? जीरो है। देन ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। बट अगर मैं एग्जांपल लूं HCl का, अगर मैं एग्जांपल लूं HCl, तो आप लोग जानते हो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बट बहुत कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई दे फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्डिंग। उसके बाद एग्जांपल आप लो CH4, मीथेन में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, क्या इनके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है बट बहुत कम होता है। उसके बाद एग्जांपल लो CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनके बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है बट बहुत कम है। तो आपको याद रखना है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लेस देन 2.1 है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लेस देन 2.1 है, तो ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 2.1 होता है तो ये हमेशा आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। कभी कभी वैल्यू दी जाएगी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की और बोलेगा कि बताओ आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है या कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये नोट कर लो अगर नहीं है आपके पास तो। तो ये हो गई कंडीशन टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्डिंग। उसके बाद व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड? चलो नेक्स्ट एनालिसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अभी हमने देखा कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, यहां पे हेडिंग डालना है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हमने देखा जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, लेकिन अगर आप कोवैलेंट बॉन्ड की बात करो तो कोवैलेंट बॉन्ड सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है और गैसियस स्टेट में भी पाया जाता है, गैसेस। अगर मैं सॉलिड की बात करूं, ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड जो सॉलिड में होते हैं सबको ही पता है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट जो कोवैलेंट कंपाउंड है सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। उसके बाद हो गया डायमंड, डायमंड भी सॉलिड स्टेट में होता है। देन एग्जांपल हो गया सिलिका, सिलिका में भी कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है जो सॉलिड स्टेट में होता है। अगर मैं लिक्विड का एग्जांपल दूं तो सबको ही पता है ब्रोमीन जो कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और लिक्विड स्टेट में होता है। फ्यूलरिन भी होता है, वो रिसेंटली हुआ है, तो बंकमिंस्टर फ्यूलरिन भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। तो Br2 हो गया। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड फॉर्म में होता है। आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म देखा होगा, क्लोरोफॉर्म के बीच में भी कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, वो भी लिक्विड स्टेट में रहेगा। गैसेस में तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जितने एग्जाम्पल लिखने लिखो, H2, N2, O2, Cl2, देन यहाँ पे I2 नहीं आया, I2 तो सॉलिड में चला जाएगा, Cl2 हो गया, SO2 गैस हो गई, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो गैसियस स्टेट में होता है। सेकेंड पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आयोनिक कंपाउंड, कैसा होता है? लोअर देन आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड से कम होगा, मतलब सबसे ज्यादा आयोनिक कंपाउंड का होगा। या सिंपल एक चीज याद रखो कि बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मासेस, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा।
अगर मुझे इसकी सोलबिलिटी की बात करनी है, इसकी सोलबिलिटी की बात करनी है, तो सोलबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि एक कंसेप्ट याद रखते हैं, दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसे में वैसा, लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब क्या हो रहा है कि जो आयोनिक कंपाउंड है ऑर्गेनिक में, यस, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में सोलुबल होंगे, और जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक में सोलुबल होते हैं। मतलब कोवैलेंट कंपाउंड आर इनसोल्युबल, अगर शॉर्टकट में मैं बताऊं तो जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड आर इनसोल्युबल इन वाटर, इनसोल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसोल्युबल रहते हैं यहाँ पे। मतलब किसमें सोल्युबल है? सोल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे लिख दो सोल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर एक्सेट्रा। उसके बाद फोर्थ, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे रहेंगे? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन रहेगा इसमें, हाँ, अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म सब में। क्या इसमें एक्सेप्शन रहेगा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन आर देयर, यस। विच एक्सेप्शन? दैट इज ग्राफाइट। वेरी गुड। कौन सा एक्सेप्शन रहेगा यहाँ पे? ग्राफाइट का एक्सेप्शन रहेगा। ग्राफाइट आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दूं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट ना, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, कि कोवैलेंट बॉन्ड इज रिजिड एंड डायरेक्शनल इन नेचर। कोवैलेंट बॉन्ड इज रिजिड एंड directional in nature, directional in nature, and that's why they can show geometry and isomerism. What, Suraj? Covalent compound rigid होते हैं, directional होते हैं, that's why covalent compound have geometry and can show isomerism. आप लोग को पता है कि अगर मैं CH4 का एग्जांपल लूं, इस तरह से आप लोग पढ़े हो, तो अगर मैं CH4 का एग्जांपल ले रही हूं यहाँ पे, तो ये आइसोमेरिज्म भी शो करता है, जो भी रहेगा, ब्यूटेन आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है यहाँ पे। और इसके डायरेक्शनल होता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहे सब, तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है। तो एक ये ज्योमेट्री भी शो करता है। कौन सी ज्योमेट्री शो करता है? ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी शो कर रहा है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ नंबर वाला। क्लियर है यहाँ तक? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। चलो, क्लियर है यहाँ तक? रफ कर दूं? उसके बाद लास्ट जो बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। अब इसके बारे में ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड्स के बारे में। कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड्स क्या होता है कि वन ऑफ द बॉन्डिंग एटम शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द अदर। एक बॉन्डिंग एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर देता है दूसरे एटम्स को, दैट इज कॉल्ड एज अ, ओह सॉरी अभय, मैंने रब कर दिया, मुझे लगा आप लोग लिख नहीं रहे, इसीलिए मैंने शायद थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा पूछ लूंगी मैं। कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। सही है ना, दो एटम है, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम व्हेन द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख ही देती हूँ, द बॉन्ड formed between two atoms when the shared pair electron, when the shared pair of electron is being, shared pair of electron is being provided by one of the bonding atom, one of the bonding atoms. The bond formed between two atoms when the shared pair of electron is being provided by one of the bonding atom. देखो अभी, अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है A और B,
एटम ए है जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो एटम ए क्या करेगा, एटम ए इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, मतलब ए एटम क्या हो गया, डोनर हो गया, और ये बी एटम क्या हो गया, दैट इज एक्सेप्टर हो गया यहाँ पे। तो ए डोनर है और बी एक्सेप्टर है, तो इनके बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग फॉर्म होगी। किस तरह से, देखो एरो, एरो किसकी तरफ है, बी की तरफ है, मतलब ए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है बी को, मतलब ए कैसा होना चाहिए, जो एटम ए है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होनी चाहिए, एटम ए क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होनी चाहिए, मतलब एटम बी जो रहेगा वो कैसे रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए या इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज रहेगी। तो एटम ए इलेक्ट्रॉन रिच है, वो अपने इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा और उनके बीच में एक बॉन्डिंग फॉर्म होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उसी को बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। तो किसके बीच में फॉर्म हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, और उनके बीच में जो बॉन्डिंग फॉर्म होगी दैट इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। क्लियर है, कोऑर्डिनेट और डेटिव, ठीक है। अगर आप NH3 और BF3 के बीच में फॉर्म कर रहे हो तो NH3 कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उसके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलो रफ कर दो। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं लुईस ऑक्टेट रूल। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं लुईस ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट इज लुईस ऑक्टेट रूल। अभी लुईस ऑक्टेट रूल क्या होता है, सबको ही पता है भाई ऑक्टेट रूल क्या होता है, कि ईच एलिमेंट ट्राई टू अक्वायर, अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल ले लो ना, NH3 हो गया, उसके बाद यहाँ पे BF3 हो गया, एक ये एग्जांपल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, या तो मैं यहाँ पे H प्लस होगा यहाँ पे, और एक NH3 होगा, सॉरी उल्टा एरो दिखा दिया, तो ये इसके बीच में एक फॉर्म होगा, मतलब ये NH4 प्लस, NH4 प्लस भी एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ओके। तो each element try to 8 electrons, each element try to acquire 8 electron in its valence shell, मैंने पहले बता दिया। हाँ H3O प्लस भी होगा, H3O प्लस भी होगा, H प्लस और H2O के बीच में फॉर्म होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, डोनेट कर देगा, तो H3O प्लस, वेरी गुड जोएल। Each element try to acquire 8 electron in its valence shell, तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल में, उसके लिए एलिमेंट क्या करेगा, एलिमेंट करेगा सो दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन, डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, और अपना एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो केमिकल बॉन्ड कौन कौन से, एक आयोनिक फॉर्म कर सकता है, कोवैलेंट फॉर्म करेगा, तो इस तरह से वो बॉन्डिंग करेगा। बट ऐसे कुछ कंपाउंड है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब हम उसको बोल सकते हैं एक्सेप्शन रहेंगे ऑक्टेट रूल में। तो ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शन है, ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शन है, जो पहला एक्सेप्शन है, जो फर्स्ट एक्सेप्शन रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, फर्स्ट एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स को ही हाइपोवैलेंट भी कहते हैं, इसी को हाइपो वैलेंट, वैलेंट मतलब वैलेंसी, हाइपो मींस लेस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल इसी को हाइपोवैलेंट कहेंगे, और इसी को हम बोल सकते हैं और मॉलिक्यूल्स विथ, और मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अभी देखो कैसे, अभी मैं एग्जांपल ले रही हूं BF3 का, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन, ये फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे फ्लोरीन। अभी मुझे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, लुईस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आप कर सकते हो। फ्लोरीन में कितना होता है, 7 होते हैं, ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे भी ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरॉन में कितने होते हैं, बोरॉन में 3 होते हैं, तो 1
2 और 3। अभी जो सेंट्रल मेटल एटम है कौन सा है? बोरॉन है। देखो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं? इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन बन रहे 6। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और कैसा है? डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता। ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। अगर मैं एग्जांपल लूं यहाँ पे AlCl3 का, तो अगर आप AlCl3 में निकालोगे तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, AlCl3 में भी 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आप एग्जांपल ले रहे हो यहाँ पे BeCl2 का, तो BeCl2 का स्ट्रक्चर निकालो बेटा, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहाँ पे। अगर आप एग्जांपल ले रहे हो FeCl3 का, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ हाइपोवैलेंट। ये सब के सब एग्जांपल कैसे? हाइपोवैलेंट। अभी मुझे बताओ कि सबके पास कम इलेक्ट्रॉन है। अगर इन लोगों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करनी पड़ेगी? एक्सेप्ट करनी पड़ेगी किसी और से। अगर इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो किसी और से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो किसी और से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं तो ये सब के सब क्या बन जाएंगे? ये सब के सब बन जाएंगे लुईस एसिड। ये सब के सब क्या बनेंगे? लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल या हाइपोवैलेंट ये कैसे होते हैं? ये लुईस एसिड होते हैं। व्हाट इज बाय लुईस एसिड? कंपाउंड और मॉलिक्यूल which can accept a electron pair. Compound or molecule which can accept a electron pair is called as Lewis acid. इसको आप बोलते हो लुईस एसिड। तो ये सब के सब कैसे है? लुईस एसिड है। याद रखना ये भी बात कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। क्लियर? Second exception is molecules with expanded octet. चलो रफ कर दो, एक्सेप्शन याद रखना है। उसके बाद जो एक्सेप्शन है मॉलिक्यूल्स विथ एक्सपांडेड ऑक्टेट। चलो रफ कर रही हूं, हो गया है। सेकेंड एग्जाम्पल ये है मॉलिक्यूल्स विथ expanded octet। मॉलिक्यूल्स विथ एक्सपांडेड ऑक्टेट इसको कहते हैं हाइपरवैलेंट। इसको कहते हैं हाइपरवैलेंट। तो मॉलिक्यूल्स विथ एक्सपांडेड ऑक्टेट का मतलब क्या है? द कंपाउंड हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। The compound which have more than 8 electron in the valence shell of central atom is called as hypervalent or expanded octet. Example देखो, PCl5। क्या लिखा मैंने? PCl5। अभी PCl5 का स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे एक Cl लगा दिया, मैं अभी प्रॉपर नहीं कर रही, यहाँ पे एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। सेंट्रल मेटल एटम फॉस्फोरस है और सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 1-2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है ये। तो टोटल यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। सही है। तो 8 से ज्यादा हो रहे हैं, 8 से ज्यादा हो रहे हैं मतलब एक्सपांडेड ऑक्टेट है। अगर मैं एग्जांपल लिखूं यहाँ पे SF6 का, अगर आप SF6 का स्ट्रक्चर निकालते हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी हाइपरवैलेंट हो गया, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद एग्जांपल है RF7। अगर RF7 का इलेक्ट्रॉन देखते हो तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। तो ये याद रखना एग्जांपल। उसके बाद जो थर्ड लिमिटेशन है इसका, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। थर्ड है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अभी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल मतलब क्या रहा है कि देयर आर odd number of electron in the valence shell of central atom. There are
odd number of electron in the valence shell of central atom, valence shell of central atom is called as odd electron molecule. इसको बोलते हैं odd electron. देखो NO एग्जाम्पल लिख रही हूं मैं NO. अभी NO में नाइट्रोजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 होते हैं. नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5. ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 5 + 6 11 इलेक्ट्रॉन हो गया. क्या ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहा है? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड आ रहे हैं तब भी वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, उसका डेविएशन रहेगा. अगर मैंने एग्जांपल लिखा है सेकंड NO2, सेकंड एग्जांपल क्या लिखा है मैंने? NO2. तो अगर NO2 है, नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 6 होते हैं, दो ऑक्सीजन में 12 हो जाएंगे. तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 17 इलेक्ट्रॉन आ रहा है. मतलब ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे. अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं ClO2, यहाँ पे जो एग्जांपल है ClO2, क्लोरीन 7 है, ऑक्सीजन 12 है, तो यहाँ पे 19 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है. मतलब जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है वो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे. अभी मैं हमेशा आपको बोल रही हूँ कि सेंट्रल एटम, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सेंट्रल एटम, तो आप पहचानो कैसे सेंट्रल एटम. हाइड्रोजन कैन नेवर एक्ट एज अ सेंट्रल एटम. हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा. पहली बात, सेंट्रल एटम जो होता है विच इज लेस इन नंबर, जो सबसे कम क्वांटिटी में होता है. देखो Cl सेंट्रल एटम हो गया, यहाँ पे NO2 सबसे कम क्या है? नाइट्रोजन है, तो वो सेंट्रल एटम हो जाएगा. ये दोनों सेम है. तो जो लेस इन नंबर में होता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो सेंट्रल एटम होता है. जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो सेंट्रल एटम होता है. तो ये बात सिर्फ याद रखने की बात है, ऐसी कुछ लिखने की बात तो है नहीं. तो चलो इतना समझ में आ गया. एक्सेप्शन समझ में आ गया यहाँ पे क्या होता है. ये एक्सेप्शन याद रखना. उसके बाद नेक्स्ट लैटिस एनर्जी. अभी आप लोगों ने लैटिस पढ़ा है. आगे बढ़ते हैं. रफ कर लो. नेक्स्ट हम बात करेंगे लैटिस एनर्जी की. लैटिस एनर्जी. अभी यहाँ पे मैं ये बात नहीं करूंगी कि क्या होता है लैटिस, क्योंकि आप लोग लैटिस जानते हो. लैटिस एनर्जी आप लोग लैटिस जानते हो कि लैटिस क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन, दैट इज कॉल्ड एज अ लैटिस. आप लोग ये लैटिस में पढ़े हो, सॉलिड स्टेट पढ़ ही रहे हो. व्हाट इज मीन बाय लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ आयोनिक लैटिस इज फॉर्म्ड. क्या रहा है? 1 मोल आयोनिक लैटिस फॉर्म करना है मुझे. ये क्या करना है? आयोनिक लैटिस फॉर्म करना है. किससे? फ्रॉम इट्स गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन. फ्रॉम इट्स गैसियस मतलब Na+ से किस स्टेट में चाहिए? गैसियस स्टेट में. यहाँ पे Cl- ये भी किस स्टेट में चाहिए? गैसियस स्टेट में. और ये लैटिस है तो ये किस स्टेट में रहेगा? सॉलिड. क्या डेफिनेशन का है कि अभी मैं यहाँ पे दोनों तरह से लैटिस बोल रही हूँ. हो सकता है कि 1 मोल लैटिस फॉर्म हो गए, या तो हो सकता है कि 1 मोल लैटिस को ब्रेक करूं. तो एक तो ब्रेक करोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, लैटिस फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, मैं रिलीज के बाद इसमें बात कर रही हूँ. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल आयोनिक लैटिस. ये कितना फॉर्म होना चाहिए? 1 मोल. मैं 2 मोल या 3 मोल के लिए बात नहीं करूंगी, मैं 1 मोल के लिए बात कर रही हूँ यहाँ पे. तो 1 मोल ऑफ आयोनिक लैटिस इज फॉर्म. किससे फॉर्म हो रहा है? फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम इन इट्स गैसियस स्टेट. जो उसके कंस्टिट्यूएंट एटम है वो किस स्टेट में चाहिए? गैसियस स्टेट में चाहिए.
तो उसके लिए जो एनर्जी काम में आ रही है दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। इसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अभी एक पॉइंट नोट करना, हायर इज द लैटिस एनर्जी, हायर इज द लैटिस एनर्जी, एल ही लिखा है मतलब लैटिस एनर्जी, मोर स्टेबल विल बी द कंपाउंड, मोर स्टेबल विल बी द कंपाउंड फॉर्म। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी रहेगी उतना ही ज्यादा कंपाउंड फॉर्म, उतना ही स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी उतना ही स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा। अभी लैटिस एनर्जी में कौन कौन से फैक्टर है, नेक्स्ट रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग, जो आपने पढ़ा होगा फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। अभी आपको पता है लैटिस कैसे बन रहा है, एक ये हो गया दैट इज Q1, और यहाँ पे एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे दूसरा हो गया, यहाँ पे एक Q2 हो गया। ठीक है, दो चार्ज है, एक Q1 और एक Q2, सेम बना देती हूँ, कटायन तो स्मॉल होता है आपको पता है, Q1 एंड Q2। और यहाँ पे डिस्टेंस है R, यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, R डिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है कि K कांस्टेंट है, Q1 बाय Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपने फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा है, K Q1 Q2 इंटू R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 चार्ज है, ये क्या रहेगा, ये चार्ज है। अभी आप देख रहे हो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा चार्ज है उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर मुझे बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग हो गया तो उसको ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी। ग्रेटर इज द अट्रैक्शन फोर मोर विल बी द लैटिस एनर्जी। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ग्रेटर, अगर यहाँ पे ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी में क्या होगा, मोर विल बी द लैटिस एनर्जी, मोर विल बी द लैटिस एनर्जी। मतलब यहां पे जो पहला फैक्टर रहेगा वो चार्ज वाला फैक्टर रहेगा, मतलब लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड है, चार्ज पे। कैसा कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। क्या रीजन समझ में आया, जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। सेकेंड जो है वो मैं बात करूं आर की, आर मतलब रेडियस होता है, और रेडियस का जो रिलेशन होता है वो साइज के साथ होता है। अभी आप देख रहे हो कि जितना ज्यादा साइज रहेगा, जितनी ज्यादा रेडियस रहेगी, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। अगर साइज ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है, और वीक फोर्स को ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी बहुत कम देनी पड़ेगी, मतलब लैटिस एनर्जी कम होगी। तो या तो मैं अनदर वे से बोल सकती हूँ कि जो स्मॉलर आयन होते हैं कैन बी पैक्ड मोर क्लोजली। हम सॉलिड स्टेट देख रहे हैं, जो स्मॉलर आयन होते हैं कैन बी पैक्ड मोर क्लोजली एज कंपेयर टू लार्जर आयन। तो यहां पे मैं बोल सकती हूँ कि जो लैटिस एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो यहां से मैं एक रिलेशनशिप निकाल सकती हूँ कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज बाय साइज रेशियो। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज बाय साइज रेशियो, ये याद रखना है। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज बाय साइज रेशियो। अगर मैंने यहां पे आपको एग्जांपल दे दी, चलो देख देती हूँ। फर्स्ट LiCl, NaCl, KCl, RBCl। क्या आपको दिखाई दे रहा है, उस साइड में लाइट आ रही है, रुक जाओ नीचे कर देती हूँ। LiCl, NaCl, KCl, यहाँ पे RBCl। बताओ इसमें से लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी रहेगी,
सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी रहेगी? सबने आंसर करना है मुझे, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो। LiCl, NaCl, KCl, RbCl अरेंज विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लैटिस एनर्जी, ये भी मैं पूछ सकती हूँ। चलो आंसर करो। क्वेश्चन समझ में आया अथर्व? हाँ नितिन, मैंने साइज के बारे में नहीं पता, मैंने लैटिस एनर्जी के बारे में, कि सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, सबसे ज्यादा। गुड साहिल, गुड नितिन, सही है। और बाकी लोगों को कंसेप्ट नहीं समझ में आया, मुझे आंसर चाहिए। रिवीजन है तो क्या हुआ, मुझे इसका आंसर चाहिए। गुड साक्षी, और ध्यान से आंसर सिर्फ मुझे ही। अथर्व गलत हो रहा है बेटा। आकांक्षा, गुड आलोक, एवरीवन पे मैं एवरीवन बंद ही कर देती हूँ आपका। गुड जोएल, आलोक सही है, जोएल सही है, आकांक्षा, रितेश। अभी मुझे बताओ अथर्व, पहले सबका साइज देख लो। साइज नहीं, सबसे पहले चार्ज देखो, चार्ज देखो। Li पे कौन सा चार्ज है? +1 का। सोडियम पे +1 का चार्ज है, के पे +1 का चार्ज है, आरबी पे +1 का चार्ज है, सब पे तो +1 का चार्ज है। Cl वो तो सेम ही है। अभी मुझे बताओ, चार्ज पे हम तो डिसाइड नहीं कर पा रहे भाई, हम चार्ज पे डिसाइड नहीं कर पा रहे, हम किस पे डिसाइड करेंगे? साइज पे। साइज Li+, यहाँ पे Na+, K+, Rb+। सबसे ज्यादा साइज किसका ज्यादा होगा? Rb, एक ही ग्रुप में है। साइज इंक्रीजेस, गुड। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो लैटिस एनर्जी तो डिक्रीज, यहाँ पे ये होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी LiCl, अपोजिट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद होगा NaCl, देन KCl, देन RbCl। अथर्व समझ में आया? यस, चलो आगे बढ़े। अभी आपको बॉन्ड पैरामीटर पता है क्या? बॉन्ड पैरामीटर लेने की जरूरत है? मैं रफ कर रही हूँ ये। बॉन्ड पैरामीटर लेने की जरूरत है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, ये बताने की जरूरत है? मुझे लगता नहीं किसी को चाहिए करके। हाँ वही वही, अच्छा साक्षी चाहिए, ठीक है भाई, बॉन्ड पैरामीटर डाल देते हैं। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे बॉन्ड पैरामीटर एडी डालो फिर, बॉन्ड पैरामीटर। अभी बॉन्ड पैरामीटर है, उसमें जो पहला बॉन्ड पैरामीटर जो आप लोग पढ़ते हो, बॉन्ड एनर्जी। पहला पैरामीटर रहेगा बॉन्ड एनर्जी। व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एंथैल्पी बोलो या बॉन्ड एनर्जी कहो, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। अगर यहाँ पे H2 है, H2 को अगर मुझे ब्रेक करना है, ठीक है, 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इन द गैसियस स्टेट, तो H2 को मुझे ब्रेक करना है इसके गैसियस स्टेट में, तो उसके लिए जो एनर्जी काम में आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पे डेल्टा H कुछ ना कुछ दिया जाएगा, और इसका जो यूनिट होता है, हमेशा इसका यूनिट होगा, वो होगा किलोजूल पर मोल में। किसमें होगा? किलोजूल पर मोल। अगर मैं यहाँ पे बोलूं, इसका अराउंड 435.8 किलोजूल पर मोल होता है। ठीक है, कितना होता है? 435.8 किलोजूल पर मोल होगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ, किसके लिए? टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड
between two gaseous state is called as bond energy. इसको बोलते हैं bond energy. क्लियर है बॉन्ड एनर्जी क्या होता है यहाँ पे? उसके बाद होता है बॉन्ड लेंथ. अभी मुझे बताओ, अगर मैंने इसके बोले बॉन्ड एनर्जी, चलो इसमें मैंने बोला बॉन्ड एनर्जी, अगर मैं यहां पे बोलूं कि फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी, जो पहला फैक्टर होता है वो होता है साइज ऑफ एटम्स. पहला जो फैक्टर रहेगा, मैं लिख नहीं रही हूं यहाँ पे, मैं सिंपल फैक्टर लिख रही हूं. पहला जो फैक्टर है साइज ऑफ एटम. लार्जर द साइज ऑफ एटम इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, मोर इज द बॉन्ड लेंथ. सही जा रहे ना? लार्जर द साइज ऑफ एटम इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, मोर इज द बॉन्ड लेंथ. ज्यादा साइज जितना बड़ा होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा. जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ है उतना ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उतनी ही कम बॉन्ड एनर्जी होगी, उतनी ही कम बॉन्ड एनर्जी होगी. तो साइज ऑफ एटम इज मोर, कितना साइज ऑफ एटम ज्यादा होगा, बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही कम रहेगी, बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही कम होगी, डिक्रीज होगी यहाँ पे. अभी मैं अगर सेकेंड फैक्टर बोलूं यहाँ पे कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड क्या होगा? मल्टीप्लिसिटी मतलब आपको पता है सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस विथ मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड. जितना ज्यादा बॉन्ड बढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगी. अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड को ब्रेक करना है. लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसमें दो बॉन्ड को ब्रेक करना है. ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें तीन बॉन्ड को ब्रेक करना है. तो जितने ज्यादा बॉन्ड बढ़ेंगे, मैग्नेट बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस विथ मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ बॉन्ड. मतलब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस, बॉन्ड एंथैल्पी आल्सो इंक्रीजेस. क्लियर है? तो ये पहला फैक्टर हो गया. उसके बाद जो सेकेंड है बॉन्ड लेंथ. सेकेंड इज बॉन्ड लेंथ पैरामीटर. तो व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड लेंथ? द बॉन्ड लेंथ इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लिया ऑफ टू बॉन्डेड एटम. इट इज द एक ये एटम है, एक दूसरा एटम है, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, तो इसको हम कहेंगे दैट इज अ बॉन्ड लेंथ. इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. The equilibrium distance between the nuclei of two bonded atom in a molecule is called as a bond length. जो bond length होती है वो मेजर की जाती है पिकोमीटर में, pm, इसमें पिकोमीटर में है, या तो इसको हम एंगस्ट्रॉम में, ए नॉट वाला जो होता है यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में यूनिट में मेजर कर देते हैं. तो इसमें भी है, इसमें भी फैक्टर साइज ऑफ एटम वाला फैक्टर है. अगर साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी. मल्टीप्लिसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मल्टीप्लिसिटी. बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस अगर मल्टीपल बॉन्ड बढ़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जा रहे हो तो बॉन्ड लेंथ हमेशा डिक्रीज होगी. यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ट्रिपल बॉन्ड में सबसे कम बॉन्ड लेंथ होती है. तो ये भी याद रखना यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होता है. उसके बाद में आते हैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल. थर्ड इज bond angle. What is meant by bond angle? The bond angle is defined as the angle between two covalent bond. अभी देखो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. तो इनके बीच का जो एंगल रहेगा that is called as a bond angle. The bond angle between the two covalent bond present in the molecule is called as bond angle. अगर इसमें बॉन्ड एंगल आप देखते हो तो लोन पे रहे तो कम हो जाएगा, आप पढ़े हो ये 109, ये 104 के अराउंड होता है. अब भाई 4 क्या है? ठीक है. उसके बाद जो फोर्थ आता है बॉन्ड ऑर्डर. फोर्थ जो होगा बॉन्ड ऑर्डर.
ओके, सीरियल नंबर 4। ठीक है, 1 2 3 और 4। अच्छा, तूने इसको भी पकड़ लिया। बॉन्ड ऑर्डर 4, सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर क्या चलो, सब चले गए क्या? मतलब जैसे थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया तो आधे तो निकलना ही चाहते हैं। चलो, कहाँ तक चल रहा था? हाँ, बॉन्ड एंगल। हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल क्या होता है यहाँ पे? द एंगल बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड एंगल। यहाँ तक क्लियर है बॉन्ड एंगल क्या होता है? जिसने क्वेश्चन पूछा था समझ में आ गया? उसके बाद हेडिंग डालो वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। लुईस स्ट्रक्चर आप लोग को आते हैं, लुईस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, तो ये मैं फिर से लेने वाली नहीं हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट डालो वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी।
नेक्स्ट है लो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, this theory explain the formation of covalent bond. It explain the formation of covalent bond. जब भी मैं वीबीटी की बात करूं तो वीबीटी एक्सप्लेन करता है कि हाउ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। तो अगर वीबीटी के थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करना है तो कुछ पॉइंट आपको याद होने चाहिए या आपको पता है। A covalent bond is formed by overlapping of atomic orbital. कैसे फॉर्म होता है? जब भी मैं कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्म करूं यहाँ पे, a covalent bond is formed by the overlapping of, अभी आपको ओवरलैपिंग पता है, ये तो नया वर्ड्स नहीं है, ओवरलैपिंग ऑफ atomic orbitals, at overlapping of atomic orbitals of bonding atoms। मतलब अगर कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, कोवैलेंट बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है और उनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, दैट इज नथिंग बट अ पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज अ is this form a covalent bond। ये क्या फॉर्म करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। अभी क्या ओवरलैपिंग अपने आप होगी? क्या ओवरलैपिंग, एक एटम दूर पड़ा है दूसरा एटम दूर पड़ा है और बोले चलो भाई ओवरलैपिंग कर ले? नहीं, इस तरह से ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। इन ऑर्डर टू शो ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैपिंग शो करनी है, the bonding atom must come close enough to each other such that their orbital ओवरलैप। मतलब एक एटम मैंने ये वाला ले लिया और दूर कहीं पे मैंने एटम बी ले लिया यहाँ पे, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल है। अगर इनको बॉन्डिंग करनी है तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? इन ऑर्डर टू शो ओवरलैपिंग द बॉन्डिंग एटम मस्ट क्लोज इनफ टू ईच अदर सच दैट देयर ऑर्बिटल्स ओवरलैप। तो ए को आगे आना पड़ेगा, उसी तरह से बी को भी आगे आना पड़ेगा और उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, तब जाके उनके बीच में क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी। अभी यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, ये समझ में आ गया? अभी यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट रहेगा, when the atom approach each other, अभी जो मैं ए एटम और बी एटम देखा था, अगर ये एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग when atom approach each other so there are two types of यहाँ पे forces are acting। कौन कौन से फोर्स हो गए? आपको तो पता ही है, एक होगा रिपल्सिव फोर्स और दूसरा होगा अट्रैक्टिव फोर्स। एक रिपल्सिव है, दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स है। जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये कैसा होगा? शॉर्ट रेंज फोर्स। और यहाँ पे जब भी ये शॉर्ट रेंज फोर्स होगा तो यहाँ पे हमेशा एनर्जी इंक्रीज होगी, इंक्रीज द एनर्जी। आपको पता है स्टेबिलिटी एंड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अट्रैक्टिव फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। कैसा होता है? लॉन्ग रेंज फोर्स रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये कैसा रहेगा? ये एनर्जी को डिक्रीज करता है, डिक्रीज द एनर्जी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि वीबीटी क्या करता है? वीबीटी एक्सप्लेन करता है फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा,
बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और बॉन्डिंग एटम। अगर बॉन्डिंग एटम्स को ओवरलैपिंग करनी है तो बॉन्डिंग एटम मस्ट कम क्लोज इनफ टू ईच दैट देयर सच दैट देयर ऑर्बिटल कैन ओवरलैप। अगर वो एटम अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को तो उनमें क्या होगा, दो टाइप्स के फोर्स होंगे, एक होगा रिपल्सिव फोर्स, दूसरा होगा अट्रैक्टिव फोर्स। जो रिपल्सिव फोर्स होगा हमेशा शॉर्ट रेंज पे काम करता है, बट जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना वो लॉन्ग रेंज पे काम करता है। और आपको स्टेबिलिटी और एनर्जी का अगर रिलेशन पता होगा कि जितनी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी कम होती है। अगर किसी को स्टेबल रहना है तो एनर्जी कम करनी पड़ेगी। तो ये भी वहां पे पता होना चाहिए कि अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स क्या होगा। क्लियर? नोट करना, नोट कर लो जल्दी से। अभी आपको पता है कि ओवरलैपिंग क्या होता है। ओवरलैपिंग होता है पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग क्या होता है? penetration of atomic orbitals into each other is called as a penetration. It's called a overlapping. अगर ओवरलैपिंग करनी है तो ओवरलैपिंग में क्या होगा कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। Means greater is the extent of overlapping, more will be the strength of bond form. Greater is the extent of overlapping, more strength will be the bond formed. तो ओवरलैपिंग कौन करेगा? तो ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, भाई जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए उसको ओवरलैपिंग करने की क्या जरूरत है। ये क्लियर हो गया? ये रफ कर दूं? चल रफ कर। अभी जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको ओवरलैपिंग करने की क्या जरूरत है? तो अगर ओवरलैपिंग करनी है तो एटलीस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब जाके ओवरलैपिंग होगी। अभी ओवरलैपिंग में देखो, आपको टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पता होना चाहिए। जो आपको पता है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में आपने दो तरह की ओवरलैपिंग देखी है। पहली थी एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, एंड सेकेंड होती है लैटरल ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग। Lateral overlapping is also called as parallel overlapping और इसी को बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग। दो तरह की है, एक्सियल एंड लैटरल। अभी फर्स्ट हम ले रहे हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। व्हाट इज मीन बाय एक्सियल ओवरलैपिंग? The overlapping of atomic orbital along their axis. When two atomic orbital overlap along their axis is called as a axial overlapping. अभी आप देखो इसमें अलग अलग है। पहली है SS ओवरलैप, फर्स्ट है SS ओवरलैप, ठीक है। तो इन SS ओवरलैपिंग में हो क्या रहा है, आप कोई भी एग्जांपल लेके भी कर सकते हो। SS ओवरलैपिंग, पहला S ऑर्बिटल, सबको पता है कि S ऑर्बिटल कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। उसके बाद यहाँ पे S ऑर्बिटल ये भी कैसा है, स्फेरिकल है। तो कोई भी एक्सिस ले लो यहाँ पे, तो इनकी ओवरलैपिंग कैसी होगी, यहाँ पे और यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। कौन सी हो रही है? SS ओवरलैपिंग। आप लोग को एग्जांपल भी पता है, H2 फॉर्मेशन, हाइड्रोजन जो फॉर्म करते हो बाय यूजिंग SS ओवरलैपिंग। कैसे? हाइड्रोजन 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, दूसरा हाइड्रोजन, इसका भी 1s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है सबको, S ऑर्बिटल है तो SS ओवरलैपिंग। अभी एक पॉइंट और याद रखना कि एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल अरेंज इटसेल्फ इन सच अ वे दैट इट इज अंडर इंफ्लुएंस ऑफ बोथ द न्यूक्लियर। ये एक न्यूक्लियस है, दूसरा न्यूक्लियस है।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद को इस तरह से एडजस्ट करती है कि वो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ बोथ द न्यूक्लियर। देखो यहाँ पे ये इस तरह से आ जाता है एक स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये वाला जो बीच वाला पोर्शन रहेगा ये आपकी रहेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये रहेगी आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड जो बन रहा है दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग ऑलवेज फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी हमेशा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा। चलो इतना नोट कर लो पहले, मैं रब करती हूँ, उसी में सेकंड वाली नहीं होगा ना। चलो ठीक है, चलो रब कर दो, ये चीजें आपको पता है। उसके बाद एक्सियल में और एक ओवरलैपिंग है सेकेंड, एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग एग्जाम्पल लू मैं HF का, यहां पे एग्जाम्पल के साथ ही कर देती हूँ। HF होगा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, फ्लोरीन 9, देखो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 हो गया, 5 हो गया। इसमें आप देखते हो px py pz होता है तो 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है p ऑर्बिटल में। तो हाइड्रोजन का स्फेरिकल शेप होगा s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल है तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज होगा, एक्सियल के थ्रू हो रही है थ्रू द एक्सिस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और यहाँ पे ये ओवरलैपिंग होगी sp ओवरलैपिंग। ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, sp ओवरलैपिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख लेना, मैक्सिमम किस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे इसका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी will adjust itself in a such a way that it is under the influence of both the nuclei। तो एक स्ट्रक्चर इस तरह से निकालना है, एक छोटा सा इस तरह से दिखाना है, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव होगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से रहेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। उसके बाद थर्ड फॉर्म हो रहा है, sp हो गया, s हो गया, pp ओवरलैपिंग, इसमें भी pp ओवरलैपिंग। एग्जाम्पल ले लो, F2 फॉर्म कर रहे हो, F2 का एग्जाम्पल लो, देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक F में होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज अलोंग द एक्सिस करना है, तो ये होगा, कैसे बनेगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, उसमें ओवरलैपिंग हो रही है, ये कौन सी ओवरलैपिंग है, PP ओवरलैपिंग। ये कौन सी ओवरलैपिंग है, PP ओवरलैपिंग। इस तरह से आप ओवरलैपिंग कर सकते हो। अगर आपको फिर से वो स्ट्रक्चर निकालना है तो एक सर्कल इस तरह से निकाल लो, तो यहाँ पे एक छोटा सा ये वाला रहेगा, एक छोटा सा ये रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बीच में रहेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, उसमें 2 लोब्स रहेंगे। उसके बाद है, चलो रख दो, उसके बाद है पैरेलल, लैटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग। सेकेंड, पैरेलल, sideways, lateral overlapping. The overlapping orbital have their axes parallel to each other। अगर कोई एक इसमें एक ही होती है, PP lateral overlapping, PP lateral overlapping। इसमें क्या होगा, एक p ऑर्बिटल ये ले लिया मैंने, दूसरा p ऑर्बिटल ये ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इनको थोड़ा सा बेंड होना पड़ेगा, ओवरलैपिंग करनी है, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये ओवरलैपिंग हो रही है। और याद रखना जब भी लैटरल ओवरलैपिंग होगी, पैरेलल ओवरलैपिंग होगी या साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, तो ऑलवेज फॉर्म द पाई बॉन्ड। उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगा।
तो अगर ओवरलैपिंग आप एक्सेल के थ्रू कर रही है तो वहां पे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है। अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन पैरेलल ओवरलैपिंग करनी है तो बॉन्ड को थोड़ा सा बेंड होना पड़ेगा, और बॉन्ड एक लिमिट तक ही बेंड हो सकता है। ज्यादा बेंड करोगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। तो extent of overlapping is greater in axial overlapping than sideways overlapping. That's why sigma bond is more stronger as compared to pi bond. सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो इसमें जो अभी तक मैंने जो पढ़ा है क्वेश्चन, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर जेईई मेंस और नीट में आते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज वायलेटेड? ऑक्टेट रूल, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन एक्सपांडेड ऑक्टेट, हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन अगर पूछा गया तो वीबीटी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई रूल्स पूछा जाएगा वीबीटी का। या तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे NH4+ दिया जाएगा, H3O+ दिया जाएगा कभी कभी, या कोई अलग दो स्पीसीज आपको दी जाएगी, तो उसके थ्रू आपको पहचानना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा होगा। अभी जो वीबीटी है, हमने तो वीबीटी पढ़ लिया, ठीक है, वीबीटी में ओवरलैपिंग भी देख ली हमने, बट कुछ रूल है जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसलिए हाइब्रिडाइजेशन आया। तो अभी तो टाइम हो गया है, तो हम हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट कल देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आज यहीं पे, क्योंकि कम होना शुरू हो गया है, समझ में आ गया कि टाइम हो गया है मुझे, तो मिलते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर के साथ सॉलिड स्टेट में हम, ठीक है। तो आज यही तक, नेक्स्ट टाइम या कल हम हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय एवरीवन, मतलब मिलते हैं अभी, चलो बाय बाय।